पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी। प्री ओपनिंग सेशन में एसजीएक्स निफ्टी में सुस्ती, और सुस्ती की वजह यह कि एशियाई बाजार अपने निचले स्तरों से काफी कुछ रिकवर करते हुए दिखे। 2% नीचे जो चीन के बाजार थे, शंघाई, वो देखिए काफी रिकवर होते हुए नजर आए। अब शंघाई के बाजार में आपके सामने लेकर आऊंगा। मुश्किल से लाल निशान, 0.5% की 0.5% की कमजोरी, यानी कि निचले स्तरों से 1% से ज्यादा की रिकवरी आई। और वैसी रिकवरी आपको दिखेगी हांगकांग में भी। निक्के के बाजार पर भी नजर डाल लीजिए, जो मजबूत खुले, फिसले, फिर निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी के संकेत दे रहे हैं। है कमजोर, लेकिन उतनी कमजोरी नहीं जितनी थोड़ी देर पहले दिख रही थी। तो भारतीय बाजारों के खुलने के वक्त एशियाई बाजार में मामूली कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अमेरिका भले ही गिरा हो 200 पॉइंट से ज्यादा, लेकिन परसों जब अमेरिका बढ़ा था तब भी एशियाई बाजारों ने कल कोई खास पॉजिटिव रुझान नहीं दिखाया। तो आज थोड़ा सा स्टेबल कारोबार होता दिख रहा है। बाजारों के हमारे खुलने की तैयारी होगी। उससे पहले कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन रहने वाला है, उनमें एक है अरविंद लिमिटेड, जो आज अपने नतीजे पेश करेगा। और पिछले 5-7 दिनों से स्टॉक थोड़ी मजबूती की तरफ ही नजर आ रहा था। धीमे धीमे खरीदारी होती हुई दिखी है। नितिन, रिजल्ट्स के पहले अरविंद लिमिटेड में कोई ट्रेड बनता है आज? इनफैक्ट अनिल जी, इसमें 5-7 दिनों से हम लोग रेगुलर ट्रेडिंग भी कर रहे थे, और इसमें जो सबसे ज्यादा बाइंग इस एक्सपायरी के बाद हुई थी वो हुई थी 270-72 पे। काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ था। अभी करीब 295 के आसपास की क्लोजिंग है। तो इसमें रेगुलर ओआई बिल्डअप है। स्टॉक में पूरे एक्सपायरी में करीब 35-36% का ओआई बिल्डअप हुआ है। तो जो डेटा है वो अभी भी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि ऊपर ये स्टॉक मूव करना चाहिए। इनफैक्ट अगर पूरे एफएनओ स्टॉक्स में अगर कोई स्टॉक ढूंढेंगे तो एक आपको वन ऑफ द बेस्ट चार्ट नजर आएगा पॉजिटिव ट्रेंड के लिए। तो मुझे लगता है कि स्टॉक धीरे धीरे आपको 310 की तरफ मूव कर जाना चाहिए। अगर किसी भी कारण से कोई डिप मिलता है 290 की रेंज में, 287 की रेंज में, तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी होगी। ओवरऑल टारगेट 310 की तरफ स्टॉक जा सकता है। ऑलराइट, आज नतीजे आने वाले हैं। कल सीएलएसए ने अपग्रेड किया था, तो इस स्टॉक में रैली देखने को मिली थी। पिछले कुछ दिनों से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। अगर 7 दिन का चार्ट देखें तो आपको समझ में आएगा किस तरह की रैली स्टॉक में देखने को मिली है। अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद लोग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि रेमंड ने जिस तरह से अच्छे नंबर्स दिए हैं, अब एक्सपेक्टेशंस यही कि इसके नतीजे भी शायद अच्छे रह सकते हैं। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस की और कहां पर नजर बनी हुई है, इस सब पर हम बात करेंगे प्री ओपनिंग सेशन के बाद। नियति हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन बाजार खुलने वाले हैं और नजर यही कि कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर सबसे दमदार एक्शन आज के सत्र में देखने को मिलेगा। साफ तौर पर केन इंडिया, ओएनजीसी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां तेजी के साथ कारोबार होगा। क्योंकि कच्चे तेल में हमने देखा है एक जोरदार तेजी देखने को मिली है, जिसका फायदा इस सेक्टर को मिलने वाला है और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में दबाव देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और देखते हैं कि एशियाई बाजारों की तर्ज पर हम कमजोर खुलते हैं या फिर बेहतर रिकवरी दिखाते हैं। चलिए, पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती है सेंसेक्स और निफ्टी पर। 66 अंक मजबूत सेंसेक्स और 28 अंक ऊपर निफ्टी खुलता हुआ दिख रहा है। भारतीय एयरटेल 3.5% मजबूत है। हीरो मोटोकॉर्प 2% ऊपर और एचडीएफसी में 1.5% का इजाफा। ये स्टॉक से मजबूत। कमजोर क्या है, कोई खास नहीं। 2-3 सरकारी कंपनियां, एनटीपीसी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड जैसे शेयर 1-1% नीचे दिखेंगे आपको। ये स्टॉक से जो शांत शुरुआत दिखाते हुए नजर आ रही है। फिर रुपए पर नजर रखिए, यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी के साथ शुरुआत हुई। 8 पैसा कमजोर हुआ है। कल हमने रुपए को 11 पैसे मजबूत होकर 66.55 पर बंद होते हुए देखा था। आज थोड़ी सी करेंसी मार्केट से कमजोरी के संकेत है। कमजोरी ज्यादा नहीं, शायद एफआई का 362 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा दिखकर 8 पैसा कमजोर खुलता हुआ नजर आया है रुपया। और देखिए, प्लाईवुड सेक्टर के शेयर ग्रीन प्लाई अब 9% मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। सेंचुरी प्लाई में 3% की तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है प्री ओपनिंग सेशन में। और मंगलम टिम्बर तो लगता है कि खुलते ही 20% का पर सर्किट लगाएगा। देखिए, 18-19% प्री ओपनिंग सेशन में ये शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। तो ये सेक्टर देखिए आप अच्छी तेजी दिखा रहा है। एक बार आपको फिर से बता दूं, सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर है कि फाइबर बोर्ड्स पर जो वियतनाम और इंडोनेशिया से आने वाले फाइबर बोर्ड्स हैं, उसके ऊपर सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने प्रस्ताव भेज दिया है। वित्त मंत्रालय जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो इस सेक्टर के ऊपर भी नजर आज जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल। और एक और स्टॉक सनोफी इंडिया, ये आपके सामने लेकर आएंगे, जो 2-2.5% कमजोर है। स्टॉक बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करता, बहुत ज्यादा शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, जो टैबलेट ये कंपनी बनाती है, वो है कॉम्बीफ्लेम। इसे आप ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। हिंदुस्तान में कॉम्बीफ्लेम के कुछ बैचेस रिकॉल किए हैं इस कंपनी ने। शेयर के गिरने से ज्यादा चिंता प्रकाश ये है कि अब खाएंगे क्या, दर्द होगा तो सनोफी पर असर पड़ेगा कुछ?
बहुत लॉन्ग टर्म बेसिस पे नहीं, क्योंकि ये और इसमें भी ऐसा है कि इनके पोर्टफोलियो में कई अच्छी चीजें हैं, सिर्फ ये नहीं है। बट कॉम्प्लेन भी अच्छी है, ब्लॉकबस्टर नो डाउट। चलिए, तो अब इस शेयर पर भी रखिए नजर और फार्मा कंपनियों के स्टॉक्स पर भी रखिए नजर, क्योंकि आज हाईकोर्ट में 344 दवाओं पर जो सरकार ने बैन लगाया था 10 मार्च को, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाला मामला, उसकी सुनवाई भी आज होने वाली है। तो ये सेक्टर जैसा कि हम आपको कह रहे हैं रडार पर रखना चाहिए आज आपको। लेकिन कल जो नतीजे आए थे एशियन पेंट से, उसके बाद अब ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं? कल मार्केट बंद होने के बाद जिस तरह से अपोलो टायर ने डिसअपॉइंट किया है, ब्रोकरेज हाउसेस की क्या व्यू निकल कर आ रहे हैं, सब पर बात करते हैं। नीति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो हर बार हमें बताती हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस की क्या व्यूज हैं। नीति, हाय, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या कह रहे हैं? गुड मॉर्निंग हेमंत। एशियन पेंट्स का वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादातर ब्रोकरेजेस को भाग गया है। टैक्स रेट ज्यादा थे, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट के कारण इनका मुनाफा जरूर इम्पैक्ट हुआ था, मगर 13 से 15% का वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन का जो बीट है वो ब्रोकरेजेस को भाग गया है। CLSA मेंटेन कर रहा है अपना आउट परफॉर्म की रेटिंग। टारगेट प्राइस 975 का था, जिसे अभी बढ़ा के 1000 का कर रहे हैं। 10% के आसपास का एक अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं। हालांकि आगे चल के इनके मार्जिन में दबाव आ सकता है, इसलिए EPS अनुमान अगले 2 साल के लिए 4 से 5% घटा रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का सबसे बुलिश टारगेट है, निवेश करने की सलाह बरकरार रख रहे हैं। टारगेट प्राइस 1090 का है, 20% अपसाइड पोटेंशियल ये शेयर आपको दिखा सकता है अगले 12 महीने में। क्रेडिट स्विस 880 का लक्ष्य इन्होंने अब बढ़ा के कर दिया है 3% का, हालांकि मौजूदा भाव से गिरावट हो सकती है। 920 का लक्ष्य डॉइचे बैंक भी दे रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ इनका मानना है कि एक लो बेस था, जिसके कारण 13 से 15% के आसपास आई है। आगे डेकोरेटिव बिजनेस बेहतर हो सकता है, इसलिए निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। अपोलो टायर्स कॉन्ट्रोडिक्टरी हैं रिपोर्ट्स, जिस तरह से नंबर्स तमाम पैमानों पे डिसअपॉइंट किए हैं। ज्यादातर ब्रोकरेजेस ने अपनी जो टारगेट प्राइस है वो अपसाइड के ही दिए हुए हैं, कोई चेंजेस नहीं किया है। मेंटेन करा है UBS न्यूट्रल का कॉल, 180 का लक्ष्य इन्होंने दिया है, 17% का अपसाइड पोटेंशियल ये देख रहे हैं। JP मॉर्गन अपना ओवरवेट का कॉल बरकरार रख रहा है, 195 का इनका भी लक्ष्य है, जो कि 26% के एक अपसाइड है। इनका मानना है कि एक वीकर जो ओवरसीज ऑपरेशंस थे वो कमजोर थे, इसके कारण इनका जो मुनाफा है ये घटा है। हालांकि इन्होंने इनका एक वन ऑफ है, क्योंकि इन्होंने SAP का इम्प्लीमेंटेशन किया था। ये बहुत बड़ी चिंता की बात ये आगे नहीं देख रहे हैं, इसलिए ओवरवेट का कॉल मेंटेन कर रहे हैं। डॉइचे बैंक भी, क्योंकि वन ऑफ था SAP का इम्प्लीमेंटेशन, जिसके कारण हिट हुआ है, इसके कारण अर्निंग्स मिस हुई हैं, इसलिए निवेश करने की सलाह बरकरार रखें। 200 रुपए का लक्ष्य इनका है, 30% का अपसाइड पोटेंशियल अपोलो टायर्स में ये देख रहे हैं। तो ये है राय अपोलो टायर्स और एशियन पेंट्स पर नतीजों के बाद। लेकिन नीति बताएं, इनके अलावा और कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर रिपोर्ट्स आई हैं आज? हेवल्स है सबसे पहले, तमाम पैरामीटर्स पे उन्होंने एक अच्छा नतीजे पेश किए थे। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का कॉल दे रहा है, टारगेट प्राइस 341 का था, जिसे अभी बढ़ा के 390 का कर रहे हैं। देखिए, मौजूदा भाव से आपको 15% की तेजी ये शेयर दिखा सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक के जो एसेट क्वालिटी थी वो मेंटेन थी। CLSA आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन करा है और टारगेट प्राइस 770 से बढ़ा करके 820 का कर रहे हैं। 10 से 12% की तेजी ये शेयर भी दिखा सकता है। और नतीजों से हटके आज एक गर्मी के सीजन पे जो एक रिपोर्ट आई है वो सिटी की है। वोल्टास AC खरीदने का बेस्ट सीजन है और ये शेयर खरीदने का भी, मेंटेन कर अपने बाय का कॉल, और टारगेट प्राइस 262 से बढ़ा करके 358 का कर रहे हैं। मौजूदा भाव से आपको ये शेयर 13% की तेजी दिखा सकता है। ये जो समर के राइजिंग टेम्परेचर हैं वो की ट्रिगर होगा आगे की सेल्स को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, शुक्रिया नीति। वैसे काफी लेट रिपोर्ट आई है सिटी की, एक अच्छी रैली वोल्टास, ब्लू स्टार जैसे स्टॉक्स में देखी जा चुकी है। वोल्टास तो कल भी क्या बड़ा था, बहुत लेट रिपोर्ट है। ये बताइए, आप तो कह रहे थे कि ब्लू स्टार को खरीदना चाहिए और काफी नीचे के लेवल्स पे आपने कहा था कि यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए इस तरह के शेयरों में, क्योंकि अब मानसून की शुरुआत होने वाली है, मुनाफा वसूल करने का समय है खरीदारी करने का। इनका हेमंत, जैसे नीति ने बताया कि वोल्टास में जो सिटी की का अनुमान है वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अप्रैल में जून में भी अच्छी खासी बिक्री होती है, तो वो नंबर्स भी पॉजिटिव रहेंगे। और मानसून के आने के बाद थोड़ा बहुत ढीला डाला। और इस बार जो सिटी ने खास बताया कि रात को टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई रहा है, उसकी वजह से AC सेल ज्यादा होते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वो है कि दिन में तो पहले सुना था टेम्परेचर ज्यादा रहता है, अब रात के भी एम्बिएंट टेम्परेचर ऊपर है। इस क्षेत्र की एक बहुत अच्छी कंपनी लॉयड इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग है, जो रॉ मटेरियल भी सप्लाई करती है बाकी कंपनीज को, बाकी मैन्युफैक्चरर्स को, तो उसका भी अच्छा लास्ट क्वार्टर टिपिकली बहुत अच्छा रहता है, तो उसके नंबर आने बाकी हैं, उसको भी देखा जा सकता है एज ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। रिसर्च तो सिटी की सही है एक्चुअली,
इस बार मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि मतलब जनरली शाम को तो ऐसा सही है, लेट आई है, मैं बस इतना कह रहा हूँ। क्या चीज? रिपोर्ट लेट आई, ये रिसर्च बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल रिसर्च सही है, लेकिन थोड़ी देर से। चलिए देखते हैं स्टॉक पर क्या असर होगा, लेकिन आपके लिए जो असर दिखाने वाले शेयर हैं आज के टॉप 20 ट्रेडिंग आइडियाज, वो हम बताते हैं आपको स्टॉक 2020 में हर रोज सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच में। और ये मुकाबला हर रोज खेलते हैं हेमंत, लेकिन फॉर चेंज आज उनके साथ है एक नए कैप्टन नीरज वाजपेयी। देख लेते हैं आज इन दोनों ने कौन से स्टॉक्स चुने हैं अपनी टीम में। पूरी की पूरी टीम देखिए किस तरह से निकल कर आई है। कच्चे तेल में जिस तरह से ओवरनाइट तेजी देखने को मिली है, केन इंडिया को इसका फायदा मिलेगा। आज यहां पर आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान आईओसी और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देखने को मिल सकता है, तो यहां पर शॉर्ट साइड की राय है। और अब एटीएफ की कीमतें शायद बढ़ती हुई नजर आए। 15 तारीख को रिवीजन होगा पेट्रोल डीजल एटीएफ के दामों का। जेट एयरवेज दबाव में रह सकता है। कच्चा तेल वैसे भी आप देखिए अच्छा प्रदर्शन पिछले कई दिनों से दिखा रहा है। इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक इसे टीम में शामिल किया है क्योंकि इसके नतीजे कल आने वाले हैं और एक्सपेक्टेशन यही कि नतीजे कमजोर आएंगे। डिपेंडेबल का दर्जा अवध शुगर को दिया और आखिरी में देखिए अपर गंजेस एक और ऐसा शुगर कंपनी है। इन दोनों के ही नतीजे अच्छे आ सकते हैं, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं और इसीलिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। मन्नापुरम जनरल फाइनेंस के नतीजे आ जाने वाले हैं, ये अच्छे रहेंगे, यहाँ पर बाय साइड की कॉल है। और फर्स्ट सोर्स के भी नतीजों से आपको पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिल सकता है, यहाँ पर भी तेजी की राय है। और फ्रीड का दर्जा हमने भी आप देखिए प्लाईवुड क्षेत्र की कंपनी को दिया है और इसलिए दिया है इस कंपनी को मंगलम टिम्बर को क्योंकि इनका नाम है दरअसल उस लिस्ट में जिन्होंने सरकार से गुहार लगाई थी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी प्लाईवुड पर लगनी चाहिए। मेरी टीम पे आप नजर डालिए और इसमें जिस तरीके से हमने टीम बनाई, पेनिनसुला लैंड बेहद अच्छे नतीजे पेश की कंपनी, इसलिए सिलेक्टर्स पर का खरीदारी करनी चाहिए। क्विक हील में भी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन अपोलो टायर्स कमजोर नतीजे पेश किए, इसलिए सिलेक्टर्स बिकवाली सलाह दे रहे हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट टेक्निकली बहुत अच्छा, जिस तरीके से चेन्नई इसमें बाइंग कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव खरीदारी करनी चाहिए। स्ट्राइड्स शासन में नेगेटिव खबर है, यूएसएफडीए की तरफ से खराब ऑब्जर्वेशन है, तो बिकवाली की सलाह होगी। सेंचुरी प्लाई और ग्रीन प्लाई दो आज स्टॉक खरीदारी की सलाह होगी क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने वाली है। स्पिक बेहतर मानसून की उम्मीद में खरीदारी करके चलिए यहाँ पे, और गणेशा को स्पेयर और सेरेब्रा दो और स्टॉक है जहाँ पे खरीदारी की सलाह आपको दी जाती है। प्री ओपनिंग ट्रेड सेटल हो चुका है और आप देखिए करीब करीब 90 अंक ऊपर सेंसेक्स खुलने की तैयारी करता हुआ, तो आज अच्छी शुरुआत हो रही है ग्लोबल मार्केट से। हालांकि कमजोर संकेत थे, उसके बावजूद भारतीय बाजारों में दम है इस समय, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। और मिड कैप्स और बैंक निफ्टी ने भी अच्छी शुरुआत करेगा, लग रहा है बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। बैंक्रप्सी का बिल जो पास हुआ है राज्यसभा में कल, उससे चलते अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है बैंकिंग स्टॉक्स में। आप देखिए एसबीआई करीब 1% मजबूती के साथ खुलने के संकेत देता हुआ और आईसीआईसीआई बैंक तो 2% मजबूती के साथ खुलेगा। ये वो सेक्टर है जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा मार्केट को। ये बताइए रजत, कोई बैंकिंग स्टॉक्स जो आपको पसंद हो यहां पर, जहां आपको लगता हो तेजी की जाए खुलने के बाद? रजत को हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन प्रकाश आपने इस बिल को किस तरह से रीड किया? लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में भी पास हो जाना, काफी लंबे समय से बैंक्स कह रहे थे कि ये एक बड़ा पेंडिंग बिल है जो पास होना चाहिए। एसबीआई से कल हमने बात करी, वो काफी बुलिश थे इस बिल। नो एब्सोल्युटली, ना सिर्फ बैंक्स पर जनरली भी जो भी एफडीआई का भी जो इन्वेस्टमेंट जब आता है तो पहली चीज जो विदेशी निवेशक देखते हैं जो लंबे समय के लिए आते हैं कि भाई अगर बिजनेस नहीं चला फॉर व्हाटएवर रीजंस तो हमारा एग्जिट कितना इजी है या पॉसिबल है। और ये चीज ग्लोबली बहुत अच्छी मानी जाएगी। अगर आप वॉल स्ट्रीट जर्नल या फाइनेंशियल टाइम्स के कल के 2 दिन के पेपर पढ़े इंडिया कवरेज वाले जो सेक्शन में, तो बहुत इसको सराहाया गया है। और यहाँ पे उसका अभी तक कोई चर्चा ही नहीं हुई, ना कोई बोलबाला हुआ और बिल पास हो गया। जबकि ये बिल पास होना, जब पार्लियामेंट में टेबल हुआ तो एक बिल पास होने की अपेक्षा बड़ी मानी गई थी कि ये पॉजिटिव होगा। मुझे लगता है इसका बिलेटेड रिएक्शन आएगा और अब जब रिएक्शन आएगा तो जो अगला तेजी का लेग है बैंक निफ्टी में या निफ्टी में, वो इसके बलबूते अच्छा खासा आ सकता है। तो इट्स अ बिग पॉजिटिव विच इज नॉट गॉट डिस्काउंटेड। तो ये रहा है बैंक्रप्सी बिल के पास होने के बाद बैंकिंग शेयरों के लिए एक अच्छा मौका जरूर बनना चाहिए। लेकिन एक और स्टॉक
जो मैं हेमंत शायद आपकी टीम में था, फर्स्ट सोर्स राइट, आज नतीजे आने वाले हैं और स्टॉक नतीजे के पहले यहाँ पर मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। इसके चार्ट पर राय ली जाए रजत से। रजत बताइए क्या कह रहे हैं चार्ट फर्स्ट सोर्स के, और क्या रिजल्ट्स के पहले खरीदना चाहिए इसे? अनिल जी एक बार फिर से बोलिएगा, कौन सी काउंटर? फर्स्ट सोर्स FSL, जो आपके कोलकाता के संजीव गोयल का ग्रुप की कंपनी हो चुकी है अब, और उन्होंने स्टेक भी खरीदी थी मेरे ख्याल से 10-12 रुपए में खरीदी थी, 4 गुना कर लिया। उसके बाद मल्टीबैगर स्टॉक हुआ। फर्स्ट सोर्स का सवाल है, मैं ये कहूंगा कि ये 4250 से लेके 43 के ऊपर सस्टेन करने से फिर जो 2 दिन पहले जो हाई बनाया था 4335 के ऊपर में, उसी के ऊपर चल सकता है। लेकिन ये लेवल पे खरीदारी करने से आपको स्टॉप लॉस काफी क्लोज रखना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ खास दम आएगा। जब तक ये 45 ना क्लियर करेगा तब तक यू डोंट एक्सपेक्ट मच ऑफ मोमेंटम ऑन द अपसाइड। और ये अगर कोई कारण से कल का लो तोड़ देता है तो ये नीचे 13 डे मूविंग एवरेज 40 रुपए के आसपास है, वहां तक भी पहुंच सकता है। तो बी कॉशियस इन दिस ट्रेड। चलिए, तो एक्सपेक्टेशन है कि नंबर्स अच्छे आएंगे, लेकिन रजत कह रहे हैं 45 के ऊपर निकले तभी यहां पर तेजी करनी चाहिए आपको। लेकिन एक सेक्टर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन आज दिखाने के मूड में है वो है प्लाईवुड शेयर, और काफी दिनों बाद ये रडार पर आए हैं। मंगलम टिम्बर्स 20% के अपर सर्किट पर खुलेगा, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, और ग्रीन प्लाई में 5% की तेजी होगी। यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज एक और प्लाईवुड कंपनी 3% ऊपर, सेंचुरी प्लाईवुड 2.5% ऊपर। सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात कर रही है। टाइल सेक्टर को राहत देने के बाद अब इस सेक्टर की बारी लग रही है। ये बताइए, कोई शेयर आपको पसंद है? इसमें शेयर तो काफी अच्छे हैं हेमंत, और खास करके जो बड़े प्लेयर्स हैं उसमें अगर आप देखें तो जैसे मंगलम ऑफकोर्स छोटी कंपनी है, रिएक्शन बहुत अच्छा दिख रहा है इसमें, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाता है, तो वो उत्तेजना जो है वो थोड़े 1-2 सेशन में खत्म हो जाती है। पर सेंचुरी प्लाई या इस टाइप के जो कंपनीज में अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया इसमें पॉजिटिव वो डेवलप होगा कि प्राइसिंग पावर आपके पास एक वापस आ जाती है, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जैसी पिकअप होगी इनको री रेटिंग भी मिलना शुरू हो जाएगी। आज का रिएक्शन थोड़ा सा टेम्पररी रहेगा मेरे हिसाब से। थोड़ा टेम्पररी रिएक्शन रह सकता है, यहाँ पर ये राय आती हुई। चलिए, रिएक्शन बाजारों का बहुत बेहतर है। जो कुछ भी निचले स्तरों से रिकवरी आई है एशियाई बाजारों में, उसका फायदा उठाने की कोशिश में भारतीय बाजार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्री ओपनिंग सेशन में जो हमने क्लोजिंग देखी है वो काफी बेहतर कही जा सकती है, खासतौर से तब जबकि एसजीएक्स निफ्टी 30-40 पॉइंट तक भी 30 पॉइंट तक भी नीचे गया था। उसके मुकाबले में जो रिकवरी होकर अब 22 पॉइंट की मजबूती है, अच्छी बात है। 87 अंक ऊपर सेंसेक्स है, मिड कैप इंडेक्स में भी मजबूती, और इन सबसे बढ़कर बैंक निफ्टी देखिए प्री ओपनिंग सेशन में 125 अंक ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है 16,880 के पार, और ये लेवल सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाला है बैंक निफ्टी का, क्योंकि 16,800 के पार निकला नहीं था अब तक बैंक निफ्टी, तो उसके पार निकलेगा तो और अच्छी तेजी और अच्छी खरीदारी होती हुई दिखेगी। तो अच्छी बात है बैंकिंग शेयरों से खरीदारी। कुछ हद तक ONGC जैसे ऑयल एंड गैस स्पेस से जुड़े हुए शेयर भी खरीदारी दिखाएंगे। टेलीकॉम स्टॉक जो कल पिटे थे थोड़ी रिकवरी के मूड में, तो ये सब मिलकर बाजार में जोश बढ़ने वाला है। 100 अंक ऊपर सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स शुरुआत कर चुका है आज अपनी पारी की, और 30 अंक ऊपर है निफ्टी 7,880 के बेहद करीब, जिसे हम पहले लेवल के तौर पर हमारे 5 एक्सपर्ट बता रहे थे आपको निफ्टी के कॉल पर, उसी लेवल के आसपास हमने शुरुआत की है। बैंक निफ्टी में 150 अंकों का बड़ा उछाल है, 0.1% तक की तेजी यहां पर होती हुई दिख रही है, और लीडरशिप पूरी तरह से बैंक से आ रही है। आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, एक्सिस, ये 4 बैंक बेहद मजबूत निफ्टी में। एशियन पेंट्स 1.5% का बड़ा उछाल, ONGC 1.5% ऊपर है, भारतीय एयरटेल ये आज रिकवरी दिखाने में कामयाब होता हुआ दिख रहा है। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो मजबूत है। कमजोर क्या है, कोई खास नहीं, जी 0.5% कमजोर खुला है कल की इतनी बड़ी तेजी के बाद। आइए वायदा कारोबार के स्टॉक्स में बता दूं, स्ट्राइक्स शासन बेंगलोर प्लांट को लेकर 1-2 ऑब्जर्वेशन आए हैं, टिप्पणियां की है USFDA ने, उसका असर 2% के नुकसान पर। ओरेकल नतीजे पेश करने के बाद 1.5% कमजोर है। टाटा ग्लोबल 1% कमजोर खुलता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो एक्शन में। आइए मजबूत शेयरों पर नजर डालें। PC ज्वेलर्स 3% मजबूत बनता हुआ दिख रहा है, टॉप गेनर है वायदा कारोबार में। उसके ठीक पीछे केलकटा इलेक्ट्रिसिटी CESC, इस पर नजर रखें। कैन इंडिया यहां पर मजबूत होता दिख रहा है 2% के आसपास की तेजी के साथ। इसके अलावा वेदांता में मजबूती है, क्रॉम्पटन ग्रूव्स में मजबूती है। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव हैं। बाजार स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, 100 अंक ऊपर सेंसेक्स पर, और निफ्टी पर 7,875 के आसपास की तेजी। तो कुल मिलाकर अच्छी दमदार शुरुआत भारतीय बाजारों। और पूरा श्रेय दीजिए इसको बैंकिंग स्टॉक्स के नाम ही। आईसीआईसीआई बैंक देखिए 2.5% मजबूत है, एक्सिस बैंक 1.25% की तेजी दिखा रहा है, IDBI बैंक और दूसरे बैंक्स देखिए यूनियन
इंडियन बैंक, आप नाम लीजिए बैंकिंग का, और वो सारे के सारे शेयर ऊपर आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। तो बैंक्रप्सी बिल जिस तरह से राज्यसभा में कल पास हुआ है, लोकसभा से पास होने के बाद, और उम्मीदें थोड़ी सी कम हो गई थी, जिस तरह से हंगामे भरा सेशन देखने को मिल रहा था, उसी का आज एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। 120 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ। और दूसरा सेक्टर देखिए जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, और हम आपको कह भी रहे थे, वो है प्लाईवुड सेक्टर। ग्रीन प्लाई अब 6.5% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। सेंचुरी प्लाई 4% से ज्यादा ऊपर है। यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज 3% और मंगलम टिम्बर्स, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, 20% का अपर सर्किट लग जाएगा यहाँ पर, वो लगता हुआ नजर आ रहा है। कई और शेयर हैं जिनके नतीजे आज आने वाले हैं, जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। एसआरआई इंफ्रा देखिए नतीजों से पहले 2% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। अरविंद के नतीजे आज आने वाले हैं, और कल हमने देखा था सीएलएसए जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने इसको अपग्रेड किया था। एक्सपेक्टेशन यही कि अच्छे नंबर्स आएंगे। अच्छी रैली हालांकि यहां पर देखी जा चुकी है। आज फिर देखिए 1.5% मजबूती के साथ ये शेयर कारोबार कर रहा है। कल के कमजोर बाजार में हिंडाल्को अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था। नोवालिस के जो इनकी सब्सिडी है उसके नंबर्स अच्छे आए थे। आज फिर देखिए फॉलो बाइंग आती हुई 1.5% मजबूती के साथ ये शेयर भी ट्रेड कर रहा है। लेकिन बैंक्स ही हैं जिन्होंने आज की कमान संभाली है। और आप देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो, कल इसी समय हमने आपको बताया था एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत कमजोर था, और आज देखिए एक गिरने वाले शेयर के सामने 4 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर हैं। व्हाट अ रैली! देखिए पूरी की पूरी तरह लोग भूल चुके हैं कि मॉरिशस की संधि का कुछ असर पड़ेगा, तो हैंगओवर बिल्कुल भी नहीं है। और कल अगर ग्लोबल मार्केट सेकंड हाफ में अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे होते तो शायद कल ही हम हाइस पर जाकर बंद हो सकते थे। और सबसे बढ़िया बात है कि आज अमेरिका की कमजोरी के बावजूद बहुत अच्छी रिकवरी होती हुई दिख रही है, तो ये अच्छा संकेत है। ये बात हम कर रहे थे कि डेटा इतने मिक्स है ना, आपके लिए क्लियर कट डायरेक्शनल कॉल बनाना मुश्किल काम है। तो अब नजरें 7,900 पर होनी चाहिए, उसके पार निकलकर टिके तो फिर एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी भी होती हुई आपको नजर आएगी। तो रेंज को ट्रेड करने का तरीका यही है, या तो अगर आप बड़े बहादुर हैं तो रेंज के ऊपरी स्तरों पर कॉन्ट्रा को लेकर शॉर्ट करें, या फिर ब्रेकआउट का इंतजार करें। तो देखते हैं बाजार किस तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल एक और स्पेस जो काफी मजबूत दिख रही है वो सारे प्लाई स्टॉक्स। मंगलम टिम्बर 20% का सर्किट खुलते ही लग चुका है। यूनिप्लाई 5% का, ये भी मेरे ख्याल से सर्किट ही होना चाहिए, यहाँ सर्किट है। ग्रीन प्लाई 5% ऊपर है। सेंचुरी प्लाई 4% ऊपर। तो ये तमाम शेयर हैं जो काफी जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। रिको इंडिया फिर से सर्किट लगता हुआ आज फिर से 5% ऊपर है। अब फाइनली ये रिजल्ट अपने घोषित करने वाले हैं। स्ट्राइड शासन की जो हम बात कर रहे थे कि ज्यादा कमजोरी के मूड में रहिए मत, जहां खुला वहीं से घूम गया, और आप देखिए महज 1% कमजोर है। 1115 का लो बनाकर 1142 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। तो अच्छी मजबूती यहां पर होती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर ये सारे स्टॉक्स जो एक्शन में, डीसीएम फूड्स, पेनिनसुला लैंड, कुछ और ऐसी कंपनियां छोटी मझौली जिन्होंने कल अपने नतीजे बाजार बंद होने के बाद पेश किए। आप देखिए यहां पर तेजी देखने को आज के सत्र में मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जितनी एक्सपेक्टेड था अपोलो टायर दबाव के साथ खुलेगा उतना खुला नहीं है। 1% नीचे इस समय कारोबार कर रहा है। अपोलो टायर में नितिन जी इस स्तरों पर बेचेंगे, या आपको लगता है कि जिन्होंने बेच रखा है उनको पोजीशन काट लेनी चाहिए? क्या व्यू बन रहा है? कि अगर बिका हुआ है तो होल्ड करना चाहिए, और ऊपर 154, 155 पे काफी अच्छा रेसिस्टेंस है। इनफैक्ट अगर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन भी बनानी है तो 155 का स्टॉप लॉस रख करके फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर भी वीक है, डेटा भी नेगेटिव है। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी का भी डेटा देखेंगे तो जरूर मार्केट में बाउंस बैक है, मगर कोई ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्रांग डेटा नहीं मिल रहा है जिसको देख के लगे कि बहुत बड़ी कुछ रैली आ सकती है। हमें आज काफी कॉशियसली देखना चाहिए कि अगर निफ्टी नेगेटिव में जाकर के बंद होती है तो उस केस में फिर आप कल के लिए आने वाले समय में 2-3 दिनों में एक अच्छी मंदी आपको देखने को मिल सकती है। बट ओवरऑल अपोलो टायर में मुझे लगता है कि यहाँ पे 155 का स्टॉप लॉस रख के आप फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। इसके अलावा देखिए केन इंडिया और ओएनजीसी कच्चे तेल के बाउंस के ऊपर अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं, और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां तीनों ही देखिए एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, यहां पर दबाव देखने को मिल रहा है आज। और एविएशन स्टॉक्स में भी थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है यहां पर। लेकिन निफ्टी पर एक राय ली जाए, क्योंकि हम 7,900 के बेहद करीब पहुंचते हुए दिख रहे हैं। नितिन, चूंकि आप कह रहे थे कि डेटा थोड़े से कमजोर दिख रहे हैं, क्या ये सही वक्त है निफ्टी शॉर्ट करने का, या थोड़ा और 15-20 पॉइंट ऊपर आने दे तब स्टॉप लॉस टारगेट क्या होगा आपका? देखिए निफ्टी का जो रेसिस्टेंस आ रहा है फ्यूचर में वो 79.10, 79.20 की रेंज में है। यहां से यानी कि करीब 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस है।
तो लॉजिकली अगर आपको मंदी खेलनी है तो रिस्क रिवार्ड रेशियो मुझे बेटर लग रहा है, क्योंकि जाने को 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और फॉल में आपको कम से कम 60-70 पॉइंट भी यहां से मिल सकते हैं। तो बेटर लेवल है, यहां पे आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। 79-10-15 का स्टॉप लॉस होगा। इसकी जगह आप चाहें तो 7800 की जो पुट ऑप्शन है वो करीब 60 से 62 रुपए में मिल रही है, वो अगर आप लेना चाहें तो 4-5 दिन के व्यू से आप 7800 की पुट ऑप्शन ले सकते हैं। उसका स्टॉप लॉस करीब होना चाहिए 35 रुपए के आसपास, 30-32 रुपए नीचे, और टारगेट मुझे लगता है कि 120 से लेके 140 रुपए का भी टारगेट आपको मिल सकता है। डॉक्टर रेड्डीज लेकिन देखिए कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है, 1/4% की सही लेकिन गिरावट देखने को मिल रही है। औरबिंदो फार्मा एक और ऐसा फार्मा काउंटर जहां पर करीब आधे % की कमजोरी देखी जा रही है। HDFC बैंक पर नजर रखिए, ये निफ्टी में वेटेज रखता है और ये शेयर थोड़ा सा कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। तो सारे बैंकिंग शेयर एक तरफ और HDFC बैंक आज देखिए गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। अपोलो टायर अब 1.25% कमजोर है। जी एंटरटेनमेंट की कल की तेजी थोड़ी रुकती हुई नजर आ रही है, 1% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी बढ़ने वाले शेयरों की संख्या काफी ज्यादा है। और टॉप गेनर FNO स्पेस में ICICI बैंक है और सेकंड टॉप गेनर देखिए केन इंडिया है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट कल जरूर कमजोर हुआ था, बाजार में गिरावट जो देखने को मिलती है उसके बाद आज देखिए अच्छी तेजी दिखा रहा है। 1.5% की मजबूती रजत यहां पर देखने को मिल रही है और राय इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर ही लेना चाहूंगा। पिछले 10-15 दिनों में एक जोरदार तेजी स्टॉक में देखने को मिली, कल का दिन अगर आप छोड़ दें तो अब यहां पर क्या खरीदारी करनी चाहिए और ऊपर की रैली बन सकती है? चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? इंडिया बुल्स रियल एस्टेट मुझको अच्छा ही लगता है। ये 85-86 क्रॉस करने के बाद में फिर 89 का टारगेट बन जाएगा। इसमें आप अगर करंट लेवल पे ट्रेड लेंगे तो 82 के नीचे स्टॉप लगा के इसको ट्रेड लेना चाहिए। हाउसिंग सेक्टर ठीक लग रहा है लेकिन उतनी अच्छी प्रदर्शन बैंकों में नहीं लग रहा है। अदर देन एक्सिस मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, एक्सिस एंड ICICI को छोड़ के बाकी प्राइवेट बैंक स्टॉक्स वो नीचे जाएगा ऐसा ही समझ में आ रहा है। एक्सिस भी 506 के ऊपर नहीं जाए तो एक बार पार्ट प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा। ओके, नतीजे के दम पर कुछ और एक्शन वाले स्टॉक्स आपके सामने रख दूं। सतलुज टेक्सटाइल्स, ये स्टॉक 10% ऊपर है जहां पर नतीजों के बाद एक्शन दिखा है। एक और स्टॉक है RSWM, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, ये स्टॉक अच्छे नतीजों के दम पर 5% ऊपर नजर आ रहा है। TVS चक्रा की हम जो बात कर रहे थे, ये शेयर 2% ऊपर है TVS चक्रा भी नतीजों के बाद। तो ये स्टॉक्स काफी मजबूती के साथ कारोबार करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो कमजोर है नतीजों के दम पर, सह्याद्री इंडस्ट्रीज, इसने भी नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद पेश किए और इस स्टॉक में लगभग 7% की गिरावट है। TT लिमिटेड, ये एक और कमजोर नतीजे वाला शेयर जो 5% गिरता हुआ दिख रहा है, यहां पर भी नुकसान आपको नजर आएगा आज के सेशन में। बिल्कुल। और भारतीय एयरटेल पर नजर रखिए, डेटा चार्जेस उन्होंने मुंबई के बाजार में कट किए हैं। भारतीय एयरटेल में हमने कल जरूर एक दबाव देखने को मिला था, इस समय देखते हैं किस तरह का कारोबार ये कर रहा है। जी हाँ, आधे % की मजबूती इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। भारतीय एयरटेल पर एक राय लेना चाहता हूं टेक्निकल चार्ट पर। रजत, ये शेयर आपको कैसा लगता है? देखिए, सिर्फ भारतीय एयरटेल ही नहीं, भारतीय एयरटेल बोलिए, आइडिया बोलिए, या तो आप रिलायंस कम्युनिकेशन बोलिए, ये चार्ट इतना कुछ खास दम नहीं दिखा रहे। भारतीय को 367 पार करना चाहिए, उसी के बाद में आप इसमें मोमेंटम उम्मीद कीजिए। अगर कोई कारण से ये 357 का लेवल तोड़ देता है तो ये 350 भी टेस्ट कर सकता है, लेकिन जब तक 357 नहीं तोड़ता है कि उम्मीद है कि फिर से एक बार 367 टेस्ट करने की चेष्टा करेगा। बट इसमें आज के दिन दो तरफा ही ट्रेड कुछ खास बन नहीं रहा है, तो इसको अवॉइड करना ही बेहतर होगा। ओके, अवॉइड करना बेहतर है, लेकिन ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, इन दोनों में से कोई एक ट्रेड लेना हो चार्ट्स के दम पर रजत तो वो बताएं, क्योंकि मैं देख रहा हूं दोनों ही स्टॉक्स में अच्छी पोजीशन बन रही है। 2.5% ओपन इंटरेस्ट एक्सिस बैंक में बढ़ा है, ICICI बैंक में 2.5% की तेजी है और ओपन इंटरेस्ट 3% बढ़ता हुआ नजर आया है। तो तेजी की पोजीशन इन दोनों काउंटर्स पर बन रही है। आप कुछ खरीदेंगे? अनिल जी, जहां तक मुझको पूछ रहे? जी बिल्कुल, आप ही को। हाँ, जहां तक एक्सिस का सवाल है, देखिए एक्सिस में आप अगर इस लेवल पे लॉन्ग पोजीशन लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 498 के नीचे होना चाहिए। और सबसे बेहतर ये रहेगा कि आप
थोड़ी सी पोजिशनल ट्रेड अगर लेंगे 506 रुपया 40 पैसा का जो हाई बनाया उसको क्लियर करने दीजिए, उसके बाद में 498 के नीचे स्टॉप लगा के एक पोजिशनल ट्रेड लीजिए, उसमें 523-24 का टारगेट बना के आप रह सकते हैं। लेकिन इंट्राडे ट्रेड में ये 506 रुपया को क्रॉस नहीं करेगा तो भी इसमें कुछ खास ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं होगा, और 498 नहीं तोड़ते हुए इसमें वीकनेस भी कुछ खास नहीं आएगा, एक्सेप्ट स्कैल्पर्स जो कि इस लेवल पे भी शॉर्ट करके 498 उनके लिए अच्छा है, तो वो ट्रेड इसमें बनता है। बाकी कोई ट्रेड अभी उसमें बन नहीं रहा है। और आईसीआईसीआई भी अभी काफी मूवमेंट ऑलरेडी दे चुका है, लेकिन जब तक ये 230 रुपया के ऊपर सस्टेन नहीं करे तब तक इसमें फ्रेश तेजी नहीं बन सकता है। लेकिन इस लेवल पे ये जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं इसके अनुसार इसमें शॉर्ट कॉल नहीं दिया जा सकता है। चलिए शॉर्ट मत करिए फिलहाल। आप देखिए कुछ देर पहले जब रजत से हम बात कर रहे थे तो 50 अंक ही ऊपर था बैंक निफ्टी, अब 125 अंक की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। अच्छी रैली बैंकिंग स्टॉक्स में बनी हुई है आज के दिन, बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहा है ये, और बाजार को सहारा देने का काम भी। अब सबकी नजरें यही कि 7,900 का स्तर निफ्टी पर कब लगता हुआ दिखे। दिन के हाईएस्ट लेवल पर इस समय कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा क्विक हील के नंबर्स अच्छे आए, ये शेयर मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। वोल्टास पर सिटी की रिपोर्ट के चलते आप देखिए 1.25% की तेजी यहां पर भी बनी हुई है। फर्स्ट सोर्स भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। न सिर्फ इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, देखिए HDIL जैसे शेयर भी मजबूती के साथ ही आज कारोबार करते हुए आपको नजर आएंगे। इसके अलावा आप नजर रखिए केन इंडिया में जो तेजी देखने को मिली है उसका रब ऑफ इफेक्ट देखिए अबान ऑफशोर जैसे स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। दूसरे ऑफशोर कंपनियों के शेयरों पर भी नजर रखिए, आज ये शायद अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। GOL ऑफशोर हुआ, डॉल्फिन ऑफशोर हुआ, ये ऑफशोर स्पेस थोड़ा सा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। HOEC के शेयर में भी हो सकता है तेजी देखने को मिले, और आप देखिए 5% की मजबूती यहां पर शुरुआती मिनटों में बनने लगी है। तो इस पैक पर नजर रखिए। प्लाईवुड सेक्टर के अलावा एक और छोटा सेक्टर जो आज आपको अच्छा मुनाफा कमा कर दे सकता है ऐसा लग रहा है वो ये स्पेस है। इसके अलावा आप देखिए बजाज हिंदुस्तान जैसे स्टॉक्स, चीनी शेयर आज फिर से अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। क्या व्यू रख रहे हैं आप? चीनी कंपनियों ने जो नंबर्स पिछले कुछ दिनों में दिए हैं वो कैसे लगे, और चीनी स्पेस कल के कमजोर बाजार में भी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था। आपका फेवरेट पिक क्या होगा? ठीक, जो 2-3 स्टॉक्स हमेशा मैंने रेकमेंड किए उसी पे टिका रहूंगा। बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग और EID पैरी। इसमें से EID पैरी और बलरामपुर चीनी तो अच्छी खासी बढ़त हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है गुंजाइश है, खास करके बलरामपुर में 130-135 तक का लक्ष्य जो है आंकड़े आते आते मिल जाएगा। जो चेंज आया है हेमंत वो ये है कि चीनी कंपनीज पहले जब लॉस करते थे तो प्रोडक्शन बढ़ा नहीं पाते थे। अब जब चीनी के भाव रिटेल में 32 से जाके 40-45 तक आने की उम्मीद हो गई और इससे भी बढ़ने की उम्मीद हो गई ग्लोबल सप्लाई की शॉर्टेज की वजह से, तो चीनी का प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो उसमें एक्सपोनेंशियल गेन्स इसलिए आते हैं कि तीनों चीज जो उनके बाई प्रोडक्ट्स है उसमें भी इनको मुनाफा होता है, चाहे वो इथेनॉल हो, पावर हो या चीनी हो। तो जैसे ही बनता है तो 3 तरफ से फायदा शुरू होने लगता है। पिछले 2 साल में कोई भी कंपनी ने अपनी कैपेसिटीज नहीं बढ़ाई थी। अब ये ब्याज जो कर्जा लिया हुआ है वो घटा के सबने अपने प्लांट्स को ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन की तरफ धकेल दिया, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो इसमें जब फायदा होता है तो 2-3 गुना होता है। तो अभी तक जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे रैली में उनकी ये उम्मीद थी कि ये रैली खत्म हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है रैली का एक और लेग जो है अच्छा खासा 30-35% का बाकी है। 35% तक की तेजी अभी और शुगर शेयरों में बाकी है, अच्छी मजबूती। और ये स्टॉक गिरते जैसे ही गिरते हैं कुछ न कुछ खरीदारी। हमारी टीम अनिल ये भी बता रही कि इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस देखिए करीब 5% तेज हुए हैं, तो ये एक और काफी तेजी शुगर के प्राइसेस में कल भी देखने को मिली थी। तो पूरे दुनिया भर में शुगर के दाम बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं। 1 रुपए किलो प्रति किलो शुगर कल ही बढ़ती हुई नजर आई, उसका असर आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन एक और स्टॉक जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में काफी भारी भरकम वॉल्यूम नजर आ रहा है मेरे यहाँ पर। NSE और BSE दोनों ही एक्सचेंजेस पर। पहले NSE बता दूं मैं आपको, 18 लाख शेयरों का एक ट्रेड हुआ है 687 रुपए पर, और उसके बाद एक और ट्रेड हुआ है लगभग 2 लाख शेयरों का, 18 और 20 लाख शेयरों का कारोबार हुआ। दूसरा ट्रेड हुआ 689 रुपए में, 690 रुपए के आसपास में। वहीं
बीएससी पर भी एक 687 रुपए 20 पैसे में 18 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है। तो आप देखिए भारी भरकम वॉल्यूम इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में होता हुआ दिखा है। कैश मार्केट का वॉल्यूम आप देखेंगे अगर दोनों ही एक्सचेंज पर, एक एक्सचेंज पे है 21 लाख शेयरों का कारोबार और दूसरे एक्सचेंज पर 19,60,000 शेयरों का कारोबार। तो डिलीवरी उठती हुई दिख रही है इस काउंटर पर भारी भरकम वॉल्यूम के साथ। और वायदा कारोबार में 1.5% स्टॉक मजबूत है। पूछा जाए नितिन से, नितिन मौका बनता है यहाँ पर खरीदारी करने का? जी अनिल जी, इसमें देखिए 680 पे काफी अच्छी बाइंग हुई है स्पॉट प्राइस के हिसाब से। अभी 692 के आसपास है। मुझे लग रहा है 712 से 715 का रेट आपको इंट्राडे में भी मिल सकता है। तो इस लेवल पे बाय करना चाहिए। 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, करीब 20-22 रुपए का ऊपर का टारगेट आप रख सकते हैं। और आप देखिए इस समय एक चीज जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए वो निफ्टी पर है। कभी भी 7,900 का स्तर हम छू सकते हैं। 150 अंक से ज्यादा की तेजी सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। 7899 का अभी हाई लगाया और किसी भी वक्त 7,900 के स्तर पर हम आ जाएंगे। ये बताइए नितिन, जिन्होंने कल शॉर्ट किया था मॉरिशस की संधि को लेकर जो अनिश्चितता बनी थी, उनको शॉर्ट पोजीशंस काट लेनी चाहिए? अगर काट लेनी चाहिए तो कहां पर तेजी करनी चाहिए, और अगर नहीं काटनी चाहिए तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? देखिए जी, शॉर्ट पोजीशन काटने के लिए हेमंत मुझे लगता है 79.30 फ्यूचर्स का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 79.14-15 के आसपास है, यानी 15 पॉइंट ऊपर। और वहीं लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए मुझे डेटा अभी भी कंफर्टेबल नहीं मिल रहा है। तो शॉर्ट पोजीशन काट के हो सकता है थोड़ा वेट करना चाहूंगा कि क्या डेटा आगे आता है। यानी कि एग्रेसिव लॉन्ग नहीं करना चाहिए, बट हाँ अगर 79.30 का लेवल फ्यूचर में ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट पोजीशन काट करके थोड़ा वेट कर सकते हैं। उसके बाद इंडेक्स की जगह स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आपको काफी मिल रही है, वहां पे आप ट्रेडिंग करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। और इस बीच बाजार देखिए बेहद मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। 170 अंक ऊपर और 7,900 को पार करने की तैयारी में निफ्टी दिख रहा है। सबसे बढ़िया बात क्या है, पिछले 2 दिनों के हाई पर पहुंचे हैं हम बाजार में, क्योंकि कल का हाई 7893 था, परसों का हाई 7896 था। तो ये 2 दिनों के हाई के नजदीक जरूर पहुंचे, थोड़ा सा क्रॉस भी किया है। तो अच्छी बात है कि कम से कम हम उन हाईज के पार निकलने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं ये मजबूती बरकरार है। फिलहाल हमारे तमाम एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। रजत बॉस, नितिन मुरार का और साथ ही प्रकाश दीवान, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और आज अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ये है इस वक्त बाजार का रुझान और बैंक निफ्टी से लीडरशिप आती हुई दिखी 16,900। जी हाँ, 70,000 की तरफ बैंक निफ्टी पहुंचता हुआ दिखा है। 7,900 का लेवल अभी निफ्टी ने टच किया है। ये एक अहम आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखा है। 50 अंकों की मजबूती निफ्टी पर आपको नजर आएगी और 175 अंकों का बड़ा उछाल सेंसेक्स में। तो शानदार खरीदारी, बेहतरीन तेजी और दुनिया भर के बाजारों को आउट परफॉर्म करते हुए इंडियन मार्केट। बिल्कुल, और निचले स्तरों से देखिए शंघाई के बाजारों में 0.25% की जो तेजी देखने को मिली है उसने भी काफी सहारा दिया है। बैंक निफ्टी तो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा ही है। 7,900 का स्तर निफ्टी ने छू लिया है और इसी के आसपास हम खड़े हैं। 250 पॉइंट की जोरदार तेजी सेंसेक्स में देखने को मिल रही है और अनिल कह रहे थे अगर ये लेवल्स देखने को मिलेंगे तो शायद शॉर्ट कवरिंग मूव्स भी यहां से बन सकते हैं। चलिए बाजार पर बात करते हैं, बैंक्रप्सी बिल पर बात करते हैं और यहां से आगे की दिशा कैसी हो सकती है इस पर बात करते हैं। अब हमारे साथ सेंट्रम एसेट मैनेजमेंट के ईडी और सीआईओ कुंज बंसल जी जुड़ चुके हैं। बंसल साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। करीब 200 पॉइंट ऊपर है इस समय सेंसेक्स। मॉरिशस की जो संधि हुई जिसका डर लोगों को कल लग रहा था, वो पूरा का पूरा डर खत्म हो चुका है ऐसा लग रहा है। ये बताइए उस संधि को आपने कैसे रीड किया और बाजार में अभी और कितनी तेजी हो सकती है? जी हाँ, कल काफी मंदी संधि के होते चलते बाजार में आ गई थी और ऐसा लग रहा था कि एक बार के लिए बाजार नीचे आ जाएगा, पर हम लोगों का तो कल डिस्कशन नहीं हुआ। बट सेपरेटली ये जो संधि हुई है ये क्लियरली बहुत ही पॉजिटिव लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट है इंडियन मार्केट के लिए और वो 2 मायने में है। मैं शायद रिपीट ही कर रहा हूँ क्योंकि ये बात सबने बोल ही दी होगी ऑलरेडी कि एक तो क्लैरिटी आ गई है कि आगे कैसे क्या होगा और दूसरा एक पैरिटी भी आ गई है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच में, तो कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी नहीं बची है। तो उसके रहते ऐसा मंदी करने का कोई कारण नहीं था। और दूसरी तरफ से हम जाएं तो बाजार में इस समय अभी भी काफी पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। ऑफ कोर्स आज जो होगा ड्यूरिंग द डे हमें 2 मेजर मैक्रो इकोनॉमिक डेटा देखने को मिलेंगे। आज आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का रिलीज का डेटा आएगा और इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन सीपीआई का डेटा आएगा।
तो वो शायद थोड़े से एक शॉर्ट टर्म ट्रिगर बन सकते हैं। बट जिस हिसाब से बाजार में एक नॉर्मल मॉनसून का प्रेडिक्शन आया है और तब से अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। दूसरा जो पॉजिटिव हुआ है वो इस क्वार्टर के नंबर्स, जिनमें पिछले 2-3 क्वार्टर्स के नंबर्स का स्लो डाउन देखते हुए बहुत ज्यादा कंजर्वेटिज्म बिल्ड इन हो गया था, तो वो नंबर्स थोड़े से सरप्राइज किए हैं, या तो इनलाइन है या पॉजिटिव सरप्राइज है। और मुझे लगता है इन दोनों फैक्टर्स के चलते अभी भी कुछ लोग जो शॉर्ट टर्म मंदी के उसमें बैठे हैं वो शायद अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, और बाजार की धारणा एक तरह से पॉजिटिव ही रह सकती है और रहनी भी चाहिए। कल का जो बैंक्रप्सी कोड बिल पास हुआ है वो क्लियरली पॉजिटिव है। ऑफकोर्स मुझे पता नहीं, मैंने अभी सुबह से अब तक देखे नहीं है, उसका इम्पैक्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे कितना आया है ये एक देखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में तो उसका अच्छा इंप्रूवमेंट, उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। मेरा दूसरा सवाल बाजार को अभी भी पॉजिटिविटी लग रही है। उसी पर था मेरा दूसरा सवाल, क्योंकि लगभग 200 अंक ऊपर बैंक निफ्टी है, तमाम बैंकिंग शेयर मजबूत है बैंक्रप्सी बिल पास होने की वजह से भी, और दूसरा आज बैंक बोर्ड ब्यूरो की बैठक भी है, तो कुछ खराब तो आना नहीं, अगर कुछ आएगा तो अच्छी खबरें ही वहां से आएगी। ऐसे में बैंक निफ्टी अब 17,000 के नजदीक पहुंचता हुआ दिख रहा है। क्या लगता है आगे भी तेजी की लीडरशिप बैंकिंग शेयरों से ही आएगी? यदि हाँ तो क्या पसंद है आपको? तो 2-3 बातें हैं कि एक तो जैसा मैं कह रहा था अभी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, हालांकि अब जो देख रहे हैं तो करीब 1 से 1.25%, 1.5% तक का इंप्रूवमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी दिख रहा है। एक चीज हम ध्यान में रखें कि अब तक जो नंबर्स आए हैं बाजार में, जिसकी मैं अभी रिजल्ट सीजन की पहले भी बात कर रहा था, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से आए हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के नतीजे एक मेजर रूप में अभी तक आना शुरू नहीं हुए हैं, और उनमें है जो एक बहुत देखने वाली बात होगी कि जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने कुछ एनपीएज या कुछ वॉच लिस्ट या ये सब अनाउंस किए हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या अनाउंस करते हैं। तो उस वजह से मुझे लगता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अभी भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी आने में टाइम लग सकता है। मार्केट उनका बाजार उनके नतीजे, क्वार्टरली नतीजे देखकर ही व्यू लेगा, और ऐसे में उनका वेटेज जो बैंकिंग इंडेक्स में है उसमें वैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का कम है, पर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ही लीड करेंगे। जो मुझे पसंद है वो बैंकिंग के अलावा मैं थोड़ा सा विद इन ब्रॉडर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स में से जाऊं तो एनबीएफसी में एक स्टॉक है सुंदरम फाइनेंस, और वो एक स्टॉक है जो बहुत अच्छा लग रहा है। उसके 2-3 कारण है। एक तो बिसाइड्स बैंकिंग, या बैंकिंग को मैं 1 मिनट के लिए अलग रखूं, मैं दूसरी एनबीएफसी के जो नतीजे आए हैं अब तक वो देखूं तो वो नतीजे काफी अच्छा आए हैं। एग्जाम्पल के लिए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, उसी को मैं आगे एक्सटेंड करूं और कंपनी की परफॉर्मेंस, सुंदरम फाइनेंस की पास्ट परफॉर्मेंस और वैल्यूएशंस को देखूं तो स्टॉक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लग रहा है। नतीजे अभी तक मार्च क्वार्टर के आए नहीं है, अच्छे आ सकते हैं, अच्छे आएंगे तो शॉर्ट टर्म में भी पॉजिटिविटी मिल सकती है, बट नहीं भी मिलती है तो अभी प्राइस टू बुक 3 टाइम्स है। वो अपना अपना व्यू रह सकता है कि किसी को महंगा लग सकता है, किसी को सस्ता, बट जिस हिसाब से कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट्स 2.5% के आसपास हैं, और इस कंपनी को खरीदते हुए न सिर्फ इसके स्टैंड अलोन व्हीकल फाइनेंसिंग बिजनेस में एक्सपोजर मिलता है, इसके जो बाकी 3 बिजनेसेस में इसका शेयर होल्डिंग है जो है होम फाइनेंस, इंश्योरेंस और एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में भी एक्सपोजर मिलता है, तो मुझे लगता है वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। और इस बीच देखिए बाजार में एक अच्छी तेजी बनी हुई है, करीब 200 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स, और आईसीआईसीआई बैंक में और मजबूती बढ़ती हुई 3% के आसपास की तेजी। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जैसे शेयर भी मजबूत, और आईटी सेक्टर में भी तेजी देखने को मिल रही है। टेक महिंद्रा समेत टीसीएस देखिए, हेक्सावेयर देखिए, सारी आईटी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। ये बताइए, एक शेयर तो आपने बताया, और दूसरे पिक्स कौन से हैं जहां पर नजर होनी चाहिए आज इन्वेस्टर्स की भी और ट्रेडर्स की भी? जी हाँ, शेयर्स तो बहुत हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, पर हम थोड़ा सा बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से दूसरे सेक्टर्स की तरफ मूव करें और विद इन मिड कैप में रहें। तो एक और कंपनी जिसका भी अभी रिजल्ट आना बाकी है, कंपनी है जागरण प्रकाशन। ये हिंदी के अखबार के बिजनेस में है, और मेनली यूपी बिहार हिंदी बेल्ट में इसका वर्चस्व है। बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छे फाइनेंशियल्स हैं। दिसंबर क्वार्टर में जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि काफी स्ट्रेस था एनवायरनमेंट में, ग्रोथ नहीं आ रही थी टॉप लाइन बॉटम लाइन में, बहुत सारी सेक्टर्स में, बहुत सारी कंपनीज में। ऐसे में भी इस कंपनी ने करीब 25% का टॉप लाइन ग्रोथ रिपोर्ट किया था और उससे ज्यादा मार्जिन इंप्रूवमेंट किया था। जब इस शेयर को हम खरीदते हैं तो न सिर्फ अखबार में हमें एक्सपोजर मिलता है, इसके रेडियो बिजनेस में भी एक्सपोजर मिलता है, और कंपनी के मार्जिन्स हैं करीब 25-26%, रिटर्न ऑन इक्विटी है क्लोजर टू 30%, डेट नहीं है, तो बैलेंस शीट बिल्कुल स्ट्रेच नहीं है, और करंट भाव पे वैल्यूएशन करीब 12 टाइम फॉरवर्ड पी रेशो पे मिलता है।
तो उन सब को देखते हुए, और अगर मैं वापस से जाऊं, जैसा बैंकिंग में हम देख रहे थे कि जो मीडिया सेक्टर्स के नतीजे कुछ कंपनीज के आ गए हैं और उनमें जिस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है, अगर वही एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू में ग्रोथ इस कंपनी में भी देखने को मिलती है तो एक शॉर्ट टर्म में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नहीं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए तो एक सर्टेनली बहुत अच्छा शेयर है। और टाटा एलेक्सी आपकी आखिरी पिक? जी हाँ, टाटा एलेक्सी, तो इन दो कंपनी जिनकी मैंने बात की जिनके रिजल्ट आए नहीं है, उसके मुकाबले में टाटा एलेक्सी एक कंपनी है जिसका रिजल्ट आ गया है और उस हिसाब से एक शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी भी नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव। रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। अगेन अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी के मार्जिन्स हैं करीब 23-24% और रिटर्न ऑन इक्विटी है 40% से ऊपर का। ये कंपनी का क्लोजेस्ट कंपैरिजन है आईटी सेक्टर में, आईटी मिड कैप या लार्ज कैप जिसको भी लें, हालांकि एग्जैक्टली आईटी सर्विसेज कंपनी नहीं है, पर जैसा मैंने कहा वो क्लोजेस्ट कंपैरिजन है। तो क्लोजेस्ट कंपैरिजन के मुकाबले में हम देखें तो बाकी कंपनीज के मार्जिन्स करीब 12, 13, 14, 15% की रेंज में, उसके सामने इसके 25 हैं। वैल्यूएशन सब अपना अपना ओपिनियन रख सकते हैं। कंपनी करीब 18-19 टाइम फॉरवर्ड पीई पे चलती है तो कोई कह सकता है कि सस्ती नहीं है, पर जैसा मैंने कहा कि कंपनी के मार्जिन्स और रिटर्न रेशियोज और ग्रोथ नंबर्स, इस क्वार्टर में कंपनी का टॉप लाइन भी करीब 25-26% था, मेरे नंबर्स थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, और आगे भी ऐसी ही ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म, इसमें शॉर्ट टर्म ट्रिगर जैसा मैंने कहा क्योंकि नतीजे आ चुके हैं तो कुछ बचा नहीं है, पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऑलराइट, चलिए तो ये तमाम शेयर हैं, इस पर नजर रखिए। सुंदरम फाइनेंस, जागरण प्रकाशन, टाटा एलेक्सी, ये हैं कुंज बंसल के फेवरेट टॉपिक्स। शुक्रिया कुंज आपका समय निकालने के लिए, सीएनबीसी आवाज पर जुड़कर आज बाजार पर इन शेयरों पर अपनी राय हमसे बताने के लिए। और बाजार में देखिए तेजी और बढ़ती जा रही है, 225 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स कारोबार करता हुआ, 7,900 के ऊपर निफ्टी कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है और बैंक्स को ही आपको इसके थैंक्स कहना चाहिए। जी हाँ, 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है और मिड कैप इंडेक्स में देखिए 0.5% से ज्यादा मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ, एक गिरने वाले शेयर के सामने अब बढ़ने वाले शेयर और बढ़ते जा रहे हैं, करीब करीब 5 शेयर हो चुके हैं। अल्लाह, अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है बिल्कुल, और 17,000 के नजदीक पहुंचने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी होती हुई दिख रही है, जो दूसरा लैंडमार्क होगा, और 25,800 के आसपास पहुंच चुका है। सेंसेक्स भी तो काफी बेहतरीन खरीदारी यहां पर होती हुई दिख रही है। पिछले कुछ वक्त से सरकारी बैंक एनपीए के चलते सुर्खियां बटोर रहे हैं, आरबीआई से लेकर सरकार सभी इससे परेशान है। बहुत कोशिशों के बावजूद अब एनपीए पर कुछ लगाम लगती नजर आ रही है। बैंक इस संकट से निपटने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं और कब तक उनकी स्थिति सुधरेगी और कर्ज कब तक सस्ता होगा, इन तमाम मुद्दों पर हमारे संपादक संजय पुगलिया ने बातचीत की एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य से। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और ये बेहद खास मुलाकात है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य जी से। मैडम, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। तो लोग कहते हैं कि बैंकिंग हो या बिजनेस या इकोनॉमी, उसका हाल क्या है, इसका पता लगाने का तरीका है कि एसबीआई चेयरमैन की डायरी कैसी है पर डे की, उनकी इंगेजमेंट की लिस्ट कैसी है। तो आपका वक्त अभी अगर मैं पूछूं कि एनपीए, नए बिजनेसेस, ट्रेजरी, लिक्विडिटी मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे इशू, इसमें अगर क्वांटिफाई करना हो तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं? इसमें अगर क्वांटिफाई करना हो तो आप जो कहे हैं वो सही बात है, क्योंकि आप जो पहली मुद्दा उठाए थे यानी एनपीए पे आज भी हम लोग का टाइम ज्यादा जाता है, बाकी दूसरे चीज में कम जाता है। लेकिन एक चीज के बारे में आप बात नहीं किए, वो है टेक्नोलॉजी। उस पर भी बहुत टाइम जाती है, उस पर भी बहुत टाइम जा रही है। तो उससे एटलीस्ट इतना तो पता चलता है कि हमारी बैलेंस शीट यानी ज्यादा बड़ा जो पीस है, जो सही है, उसके लिए भी बहुत काम हम लोग करते हैं, खाली जो स्ट्रेस्ड है उसके लिए ही काम नहीं करते हैं। और हमको लगता है आगे चल के ये आप लोग को दिखेगा, अब भी दिख रहा है कि हम लोग कैसे हमारे सारे जो ऑपरेशन है उसको चेंज कर रहे हैं, आगे जाके और बहुत बढ़िया तरीका से दिखेगा। बिल्कुल, मुझे पता लगा था, उस पर आगे चल के बात करेंगे कि आप खुद बेंगलोर गई थी पूरा रिसर्च और स्टडी करने के लिए कि टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करना है। एनपीए पर आते हैं, आपने भी कहा कि सबसे ज्यादा वक्त उस पर जा रहा है। क्या कोई एक रोडमैप है कि यहां से हम शुरू हुए हैं, यहां खत्म होंगे, ये बीच के इंटरमीडिएट साइन पोस्ट हैं और ये अचीव करना है, ऐसा कोई रोडमैप आपके, आरबीआई के और सरकार के बीच है क्या? देख, ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठ के कुछ ऐसा तय किए हैं कि ये रोड मैप होना चाहिए,
लेकिन सारे चीज साइक्लिकल होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये पहला एनपीए साइकिल है, इसके पहले भी रहा है एनपीए साइकिल। और अगर आप डॉक्टर बिमल जलान के टाइम में देखेंगे, उस समय भी एनपीए बहुत बड़ा हुआ था और 6-7 साल में वो एनपीए घट के 3% 2% में आ गया। तो इसलिए इस बार भी जो बढ़ रहा है ये बढ़ेगा टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बढ़ के ये रुकेगा और फिर ये नीचे आएगा। और जो बढ़ना है उसका रेट ऑलरेडी घट चुका है। AQR के लिए थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है लास्ट क्वार्टर में, इस क्वार्टर में भी इसका इम्पैक्ट है, लेकिन ये इम्पैक्ट आगे चल के घटेगा, 100% घटेगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आज के दिन में ज्यादातर दूसरे सेगमेंट्स में, यानी अगर आप एग्रीकल्चरल ले, SME ले, पर्सनल सेगमेंट में, सारे सेगमेंट में स्लिपेजेस कम हो गए हैं। जो सेगमेंट अभी आ रहा है वो लार्ज कॉर्पोरेट है, जो पहले इसका जो स्लिपेज था ये बहुत कम था। तो वो लार्ज कॉर्पोरेट की एक बार जो ये खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग जरूर देखेंगे कि एनपीए की एक्रीशन की रेट घटेगी और जैसे हमारा क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ेगा। आज के दिन में दूसरी बात यह है कि डिनोमिनेटर जो है यानी कि क्रेडिट ग्रोथ वो ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो अगर वो फिगर ज्यादा नहीं बढ़ रहा है और एनपीए बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज ज्यादा दिखता है। तो वो भी ज्यादा जब बढ़ने लगेगी तब फर्स्ट ऑफ ऑल दैट विल हैव एन इम्पैक्ट, एंड सेकंड है कि एनपीए का रेजोल्यूशन भी होता रहेगा। तो दोनों का इम्पैक्ट मिला के आप देखेंगे कि आगे चल के ये नंबर तो जरूर घटेगा। मैडम आपने अच्छी बात बताई, लेकिन थोड़ा हमारे लेमैन अंदाज में समझने के लिए मैं इसको एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूंगा कि अब जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो टोटल स्ट्रेस्ड एसेट का 7.1 लाख करोड़ का है। स्लिपेजेस रेशियो की आपने बात कही, वो भी करीबन 3.8 से बढ़कर के मेरा ख्याल है करीबन 5.6 के आसपास का है वो रेशियो। तो ये दोनों नंबर बताता है कि प्रॉब्लम ग्रेव है। तो आप जो कह रही हैं कि रेट कम होगा बढ़ने का, रेट कम होगा लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में बढ़ने जा रहा है। नहीं, देखिए एब्सोल्यूट टर्म में जो नंबर है इसकी रेजोल्यूशन के लिए टाइम चाहिए। ये 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में नहीं होगी, लेकिन एब्सोल्यूट टाइम में भी ये घटेगी, लेकिन वो घटने के लिए आपको साल भर 1.5 साल देना पड़ेगा। और इसके लिए और जो जरूरी है वो है कि हमारी इकोनॉमी की जो डिमांड है इन द इकोनॉमी दैट मस्ट ऑल्सो गो अप, क्योंकि ज्यादातर जो अभी एनपीए हो रहे हैं ये सारे अकाउंट्स जो है इसके पीछे अच्छे एसेट्स हैं, यानी दे माइट बी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, दे माइट बी पावर यूनिट्स, दे माइट बी रोड्स। तो ये सारे जो एसेट्स है इनकी यूटिलाइजेशन बढ़ना बहुत जरूरी है। यूटिलाइजेशन बढ़ेगी तो दे विल बी एबल टू गेट मोर मनी in order to service loans and pay down loans. Not only that, once that happens, there will be buyers who will come and buy out these assets. जैसे ये होने लगेंगे तो एब्सोल्यूट नंबर भी घट जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट नंबर बढ़ते रहेंगे फॉरएवर। एब्सोल्यूट नंबर में भी कटौती आएगी, लेकिन उसके लिए अभी भी थोड़ा सा समय चाहिए। 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में ऐसा हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन कमिंग फॉरवर्ड, गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम द 3rd to 4th क्वार्टर वी विल डेफिनेटली सी इट कमिंग डाउन। तो ये थी एसबीआई के चेयरमैन जो बताते हुए किस तरह से एनपीए की समस्या को आगे चलते हुए निपटेंगे, लेकिन बाजार बेहतरीन मूड में 200 अंकों की मजबूती के साथ। और ऐसे में बात करते हैं मिरा एसेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर गोपाल अग्रवाल से। गोपाल जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कल बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन था, आज भी उतना ही इंटरेस्टिंग सेशन है, क्योंकि जिस तरह से मॉरिशस के साथ ट्रीटी में जो बदलाव के टैक्स को लेकर उसके बाद पहले बाजार नर्वस हुआ, रिकवर हुआ, गिरा और आज फिर से रिकवरी है। बेसिकली मैं समझना आपसे ये चाहता हूं एफआईज के लिहाज से जो विदेशी निवेशक हिंदुस्तान में पैसा लगा रहे हैं वो इस ट्रीटी को किस तरह से देखेंगे, उनके लिए अच्छी बात है या फिर अब लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा, हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स की तरह उन्हें भी टैक्स देना पड़ेगा जो नेगेटिव समझा जाए? देखिए, ये जो नए अमेंडमेंट आए हैं तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये डिटर नहीं करता है, पर डेफिनेटली जो आपको यदि कोई चीज एकदम फ्री मिली हुई है, अब उसमें यदि कोई भी टैक्सेशन जो है और कंप्लायंस इंक्रीज हो जाएगा, तो डेफिनेटली लाइक आप एफडीआई इन्वेस्टर हैं या फॉर एग्जांपल प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है या डेट मार्केट इन्वेस्टर है, तो उससे आपकी क्या होती है कि नेट आपका जो है हर्डल रेट आपकी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपको यू विल बी सब्जेक्ट टू सम टैक्स, राइट। सो डेफिनेटली जो है इसके कारण उनकी हर्डल रेट इंक्रीज हो जाती है। इट विल हैव सम इम्पैक्ट इन द
मीडियम टू लॉन्गर रन। तो जहां तक इक्विटी इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव है तो जो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा डेटरेंट है, पर यह है कि इससे डेफिनेटली कंप्लायंस इशू बढ़ जाएंगे। तो बहुत बड़ा डेटरेंट नहीं है आप ये कह रहे हैं। इसके अलावा जो कल राज्यसभा में देर शाम बैंक्रप्सी बिल पास हो गया, उसके अलावा अब जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के नंबर्स इतने अच्छे आ रहे हैं और आईआईपी का आंकड़ा भी इस बार बताया जा रहा है कि आज देर शाम जो 5:30 बजे आएगा वो 2.5% के आसपास का आएगा। कोर सेक्टर के नंबर तो आपने देखे ही काफी अच्छे थे। ये सब चीजें देखकर आपको लग रहा है कि थोड़े अच्छे दिन आने वाले हैं, या आपको लगता है कि दिक्कत अभी बरकरार है इकोनॉमी में? नहीं, डेफिनेटली अच्छे दिन आने वाले हैं और जिसके कारण आप देखेंगे कि सबसे पहली बात यह है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो है अक्रॉस द सेक्टर बढ़ गया है। भले जैसे कि आप पेंट इंडस्ट्री देखें या लुब्रिकेंट देखें या आप सिरेमिक इंडस्ट्री देखिए या एयर फेयर देखिए, या तो उसके अलावा आपका एडवर्टीजमेंट स्पेंड है या सीमेंट सेल्स है। इवन ये ग्लूमी वर्ल्ड में स्टील डिमांड इंडिया में देखेंगे या पावर सेक्टर ग्रोथ में डिमांड देखेंगे 9 to 10%। तो ये सब चीजें बता रही है कि डेफिनेटली इकोनॉमी बॉटम आउट हो चुके हैं और ये पॉजिटिव साइड पे अग्रसर है। पर इसके साथ जो सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि ये जो वर्ल्ड में जो लोअर कमोडिटी प्राइसेस है, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड को लगभग $2 ट्रिलियन का बेनिफिट मिला है और इंडिया में ये मैक्सिमम बेनिफिट जो गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गया है और लार्ज कॉर्पोरेट्स को गया है जो बेसिकली कमोडिटी को यूज करती है। तो इसके कारण ये मार्जिन भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम हो रहा है और इंटरेस्ट रेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यदि आप देखेंगे सीपीसीडी रेट भी देखेंगे तो लगभग 150 बिप्स पिक से कम हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी हील हो रही है और अच्छे दिन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये बैंकिंग शेयरों पर आए, लेकिन नतीजों का सीजन जो अब तक रहा है उस पर एक राय लेना चाहता हूं आपसे। ये बताएं सर कि मार्जिन्स में जो इंप्रूवमेंट होते दिख रहे हैं कंपनी के, भले ही आय बहुत ज्यादा बढ़कर नहीं आ रही है लेकिन मुनाफा बढ़ रहा है और मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, इससे क्या संकेत लिए जाए? और जो अब तक रिजल्ट्स आए, क्या ये समझा जाए कि ये रिजल्ट सीजन पिछले सीजन के मुकाबले में ज्यादा बेहतर साबित होगा और जितनी कंपनियों की कमाई कम होनी थी वो होगी, इससे खराब सिचुएशन नहीं होगी? ये अंदाजा लगाना ठीक है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मार्जिन ये क्वार्टर में जो है लगभग ग्रॉस मार्जिन ये है ये लाइफ टाइम हाई के आसपास है बहुत सारे सेक्टर्स में, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस जो है फर्स्ट हाफ ऑफ दिस क्वार्टर जो थी लास्ट क्वार्टर में वो वर्स्ट लेवल पे थी और वो बॉटम आउट हो चुकी है। तो उसका सब बेनिफिट जो है अक्रॉस द सेक्टर अपन देख रहे हैं। तो ग्रॉस मार्जिन जो है क्लोज टू लाइफ टाइम हाई है। दूसरी बात, जहां तक टॉप लाइन का सवाल है वो इसलिए कम है क्योंकि अभी भी जो है WPI जो है निगेटिव टेरिटरी में चल रहा है, इसलिए जो है टॉप लाइन ग्रोथ थोड़ी कम है। पर हार्टनिंग पार्ट ये है कि वॉल्यूम ग्रोथ है। यदि अपन वॉल्यूम ग्रोथ अक्रॉस द सेक्टर देखेंगे तो लगभग ऑन एन एवरेज 7 to 8% वॉल्यूम ग्रोथ मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से किसी भी इमर्जिंग मार्केट में कहीं पर भी इतना बड़ा वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है। ये बहुत बड़ा हार्टनिंग पार्ट है। और जैसे ही WPI भी जहां पर बेस इफेक्ट से जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में जाएगा तो उसके हिसाब से आपको टॉप लाइन ग्रोथ भी दिखेगी, वॉल्यूम ग्रोथ है, मार्जिन बहुत रीजनेबल है, इंटरेस्ट रेट जैसे मैंने कहा कि 150 बिप्स कम हो गया है। तो डेफिनेटली रिजल्ट सीजन काफी अच्छा है और आगे की ट्रेजेक्टरी भी बहुत पॉजिटिव दिख रही है। ओके, तो आगे के लिए संकेत बेहतर है। वॉल्यूम ग्रोथ सबसे ज्यादा मायने रखती, जो अच्छी आती दिख रही है। वक्त की थोड़ी सी कमी है, आपसे विदा लेनी होगी। गोपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका CNBC आवाज के लिए वक्त निकालकर आज अपनी राय बाजार पर देने के लिए। और बाजारों ने बेहद दमदार शुरुआत की है और अच्छी बात है कि 7,900 को पार करने के बाद वहां पर टिके हुए हैं। तो निफ्टी में एक ब्रेकआउट की संभावनाएं बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। आप बन रही है CNBC आवाज के साथ। इक्विटी मार्केट की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद अब कमोडिटी बाजार की चाल कैसी होगी, प्रियंका हमारे साथ जुड़ेंगी ब्रेक के बाद, जो बताएंगे। ये शो देखने के लिए शुक्रिया।